आज के स्पेशल शो में सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन के संबंधों के मद्देनजर। भारत चीन के बीच 4 सालों से खास तौर से रिश्ते में खटास का दौर चल रहा है। हालांकि ये 4 दशक से ज्यादा वक्त से रहा है, मगर 4 सालों में उसमें तेजी आई थी तलखी में। उसे अब मिठास में बदलने की कोशिश रंग लाती दिख रही है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक लेवल पर जो डायलॉग चल रहे थे वो अब असर दिखा रहा है। तभी भारत और चीन के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और ये चर्चा यूं ही नहीं है, खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह जानकारी दी। सबसे पहले आपको विदेश सचिव की बात सुनवाते हैं और तब इस खबर की बारीकियों पर बात करेंगे। You're aware of the events that took place in 2020 in several areas along the line of actual control. We've been in discussions with Chinese interlocutors, both at a diplomatic level, through the WMCC, as was mentioned earlier as well, and through at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. तो विक्रम मिस्री जो समझा रहे थे कि 2020 के बाद जो तनातनी के दौर कई जगहों पर शुरू हो गए थे, अब उसे खत्म करने की तरफ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। और इस बयान के बाद भारत और चीन के रिश्ते को लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक में हलचल बढ़ गई। कई सारे सवाल उठ रहे हैं जो न सिर्फ भारत चीन के द्विपक्षीय रिश्ते बल्कि हाल ही में होने वाले ब्रिक्स समिट तक से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले ऐसे 5 बड़े सवाल को समझिए। LAC पर पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग जल्द शुरू होगी। ब्रिक्स मीटिंग में मोदी जिनपिंग की द्विपक्षीय बात हो पाएगी क्या? क्या LAC पर चीन और भारत में तनातनी खत्म हो सकती है पूरी तरह से? क्या LAC पर दोनों ओर से एंगेजमेंट की शुरुआत हो सकती है? क्या चीन गलवान घाटी में बनी अवैध सैन्य चौकियों को हटाएगा? ये वो बड़े सवाल हैं जो आज के इस बयान के बाद सामने आते हैं। और इन सब से मिला जुला एक बड़ा सवाल यह है कि क्या 2020 के बाद पैदा हुए सारे विवादित मुद्दों का हल निकल जाएगा? क्योंकि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद देप्सांग प्लेन से लेकर पैंगोंग लेक तक भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी हो गई थी। पिछले 4 साल से दोनों देशों की सेना डिसएंगेजमेंट को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुकी है, जिसमें DGMO लेवल तक की बातचीत भी शामिल है, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं निकल पाया। मगर अब उम्मीद नजर आ रही है कि भारत और चीन के रिश्ते में जमी बर्फ पिघल सकती है, कोई समझौता हो सकता है। अगर ब्रिक्स में मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बात होती है और गलवान से लेकर पैंगोंग तक सेनाओं के हटाने पर सहमति बनी, तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। ऐसे में अब सबकी नजरें इस रूस के शहर कजान पर जा टिकी हैं, जहां कल से ब्रिक्स समिट की शुरुआत होने वाली है। कल ही पीएम मोदी रूस के लिए रवाना होंगे। यानी भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति ऐसे वक्त पर बनती नजर आ रही है जब ब्रिक्स की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो सवाल यह है कि क्या दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, दोनों के बीच बातें हो सकती हैं? ये इस वक्त अब सबके जहन में है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत चीन के टॉप लीडर्स आपस में मिलेंगे, बात करेंगे। ये पूरी बातचीत जिस इलाके को लेकर हम कर रहे हैं उसका पूरा मैप प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूं। इसके जरिए आप इस पूरे एरिया को समझेंगे और फिर समझ में आएगा कि आखिर जो बातें हो रही है वो क्या है। यही वो पूरा मैप है जिसमें डेप्सांग और डेमचोक इलाका दिख रहा है।
डेप्सांग प्लेन पूर्वी लद्दाख में मौजूद एक सपाट मैदान है जिसे सब सेक्टर नॉर्थ भी कहते हैं। यह समुद्र तल से 16,400 फीट की ऊंचाई है और इसका क्षेत्रफल 972 वर्ग किलोमीटर है। यहां भी इलाके को लेकर भारत और चीन के अलग अलग दावे हैं, जिसे लेकर कई बार टकराव हो चुके। मगर 2020 में गलवान की घटना के बाद चीन ने यहां भारतीय सैनिकों को वाई जंक्शन एरिया, जिसे बॉटल नेक एरिया भी कहते हैं, यहां पर मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट PP10, PP11, PP11A, PP12 और PP13 तक गश्त लगाने से रोक दिया। इसी तरह पूर्वी लद्दाख में जिस जगह से डमोक ग्लेशियर से निकलता पानी सिंधु नदी में मिलता है, उसी मुहाने को डेमचोक का इलाका कहते हैं। यहां भारत और चीन दोनों देशों की चौकियां हैं, लेकिन यहां नियंत्रण रेखा का कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है। अपने अपने क्षेत्र को लेकर अपने अपने दावे हैं भारत और चीन के। यहां भी 2020 की खूनी झड़प के बाद भारत और चीन के सैनिक भारी हथियारों के साथ आमने सामने आ गए थे। तो ऐसे में ये जो आप इलाका देख रहे हैं, इस पर लगातार तनातनी के माहौल बने हुए थे। दोनों तरफ से दावेदारियां हो रही थी और इसी को लेकर के अब जो बयान इस वक्त विदेश विभाग का, विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, वो बताता है कि अब दोनों पक्ष इस बात को लेकर सहमत हो रहे हैं कि यहां पर जो तनाव के हालात बने हुए हैं उसको खत्म किया जा सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। नीरज राजपूत है, रक्षा मामलों के जानकार हैं, और प्रोफेसर अमिताभ सिंह साहब हैं, जो जी न्यूज से हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, यूं तो 2020 के बाद ये तनाव बढ़ गए थे, लेकिन इतिहास तो 72 से और उससे भी पहले से रहा है, 50 के दशक से ही। क्या आज का जो बयान आया है विदेश विभाग का, वो कितनी उम्मीदें पैदा करता है? क्या दोनों देशों के बीच, भारत और चीन के बीच जो तनातनी का दौर हाल में पैदा हुआ था, वो खत्म होते नजर आ रहे हैं? और ये अब विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब हम 2020 वाले स्थिति को बहाल करेंगे, या वो वाली स्थिति आ जाएगी। यानी उस समय जो भी टेंशन था उस पूरे रीजन में, उसको थोड़ा सा विराम मिलेगा। और सबसे बात है कि पेट्रोलिंग होगी, जॉइंट पेट्रोलिंग होगी, डेजिग्नेटेड एरिया होंगे, और डेप्सांग और डेमचौक जो सबसे अब तक डिफिकल्ट टेरेन था जिसको पेट्रोलिंग करने के लिए हमेशा तनातनी होती थी, जो हमने कुछ वीडियो देखा था, जो भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे, आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन जो होता था, अक्सर आमने सामने आ जाते थे। तो उस पर थोड़ा न्यूट्रल एक रवैया रहेगा। और खासकर इसमें एक बात बहुत एम्फेटिकली मैं कहना चाहूंगा कि भारत ने जो रिस्ट्रेंट दिखाया है इस पूरे दौरान, और रिस्ट्रेंट ही नहीं, अपने आप को बलपूर्वक अपने आप को एसर्ट किया है कि हम किसी भी तरह से जो हमारी जमीन है या जो हमारा क्लेम है उससे हम 1 इंच पीछे भी नहीं हटेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन जो 1950 से जो चला आ रहा है, या यूं कहें 50 के दशक से जो चला आ रहा है जी, अब उसमें कमी आएगी कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और चीन का अगर हम टेरिटोरियल बॉर्डर्स देखें तो भारत के साथ बहुत बड़ा है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट एक्चुअली। जी 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 बिल्कुल। तो जैसा आप कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है, और वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि नहीं, आज के जो बयान है ये फिलहाल कहना मुश्किल है। मैं लौटता हूं आपके पास अमिताभ सिंह जी। नीरज राजपूत जी, क्या अचानक से ये इस सहमति पर पहुंचना, क्योंकि ये टकराव का दौर तो सालों से चला आ रहा था, हम देख रहे हैं यहां पर ब्रिक्स में जो दुनिया भर के देश जुड़ रहे हैं, अब दुनिया का करीब करीब तीसरा सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ये बनता नजर आ रहा है। 30 से ज्यादा देश इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। उसी की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ये फैसला, क्या आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अजय, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये इसमें संबंध है। ब्रिक्स समिट हम लोग जानते हैं, जैसे आपने बताया कि कल से शुरू होने वाली है, और ब्रिक्स समिट में हम लोग जानते हैं कि भारत के साथ साथ चीन भी है और रशिया है, इसके अलावा ब्राजील और साउथ अफ्रीका है, और ईरान ने भी इसमें ज्वाइन कर लिया, और भी कंट्रीज यूएई, इथियोपिया, मिस्र, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस सब में, इस ब्रिक्स समिट में रशिया सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो कि भारत और चीन के बीच में चाहता नहीं कि किसी तरह से टकराव हो,
वर्ष 2020 में भी जब गलवान घाटी की झड़प हुई थी, सबसे पहले जो ब्रेक द आइस की बात जो हुई थी वो वहीं पर हुई थी, रशिया में हुई थी। जब एससीओ समिट में हमारे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री गए थे वहां पर, तब उन्होंने वहां पर जाकर इस बात पर सहमति बनी कि हम लोग जो है गलवान घाटी से पीछे हटते हैं, और फिर उसके बाद पीछे हटते चले गए। अब जो आज जो हुआ है समझौता, दरअसल ये पेट्रोलिंग को लेकर हुआ है। हम जानते हैं कि जो 21 दौर की मीटिंग्स हो चुकी थी मिलिट्री कमांडर्स के बीच में और डिप्लोमेट्स के बीच में दोनों देशों के, उसमें पहले से ही जो 2020 के बाद वाले जो डिस्प्यूट हुए हैं, गलवान घाटी, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और फिंगर एरिया जो पैंगोंग लेक के बेहद करीब है, और साथ ही कैलाश हिल रेंज, इसमें पहले ही सहमति हो चुकी थी और यहाँ पर डिसएंगेजमेंट लगभग हो चुका था। अब जो हुआ है डिसएंगेजमेंट, वो 2020 से पहले वाले जो विवादित एरिया थे, जो कि डेप्सांग प्लेन, जिसको हम डीबीओ भी बोलते हैं, दौलत बेग ओल्डी, और साथ ही डेमचौक होते हैं। 2013 में डेप्सांग प्लेन्स में जो था वो दोनों देशों के बीच में फेस ऑफ हुआ था, जो 25 दिन तक चला था, अप्रैल 2013 में हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर पिछले 10-11 सालों से यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग नहीं होती थी इस विवाद के चलते। वहां पर अब पेट्रोलिंग फिर से शुरू हो जाएगी, दोनों देशों के सैनिक करेंगे। साथ ही डेमचौक 2008 से वहां विवाद चल रहा था, वहां पर भी अब डिसएंगेजमेंट हो गया। डिसएंगेजमेंट का माने अजय हम लोग इस तरह से मान सकते हैं कि 50-50 हजार सैनिक दोनों देशों के आमने सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर एलएसी पर बैठे हुए हैं। इन सैनिकों के साथ साथ वहां पर टैंक हैं, तोप हैं, फाइटर जेट्स हैं, और उसके अलावा जितनी भी मिसाइल सिस्टम है हम लोग जानते हैं कि सब वहां पर तैनात कर रखा है। तो डिसएंगेजमेंट का मानने का ये हुआ कि अब जो आमने सामने वाली स्थिति थी वो खत्म हो गई है। और जो हमारे विदेश सचिव जिन्होंने विक्रम मिस्री ने कहा कि आगे और देखेंगे, अब आगे क्या होगा, इसके बाद होगा डी एस्केलेशन, यानी ये जो 50,000 सैनिक जो पीछे चले गए हैं एलएसी से, जो अपने अपने परसेप्शन से वहां पर थिन होंगे, यानी कि सैनिकों की कमी जो होगी अगला स्टेप। बिल्कुल नीरज, आप तो लगातार इन इलाकों में दौरा करते रहे हैं, रिपोर्टिंग आपने यहाँ से बहुत की है बारीकी से, इस पूरे भारत चीन और एलएसी का जो एरिया है, तो आप बहुत बारीकी से वहाँ तक जा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर एक्चुअली क्या कंडीशंस थे। अपने आप में इसको समझना बड़ी गुत्थी से कम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, यहीं पर से सवाल ये भी है, और वहीं से मैं शुरू आता हूँ आपके पास। सवाल यह है कि क्या भारत चीन बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में, जो बहुत ही डायनामिकली चेंज हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर, हाल के सालों में जो हालात बनते बिगड़ते हैं पूरी दुनिया के, उसमें इस समझ पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं दोनों देश आपको कि डिसएंगेज होना पूरे ओवरऑल रिश्तों को लेकर के, बजाय इसके कि कन्फ्रंटेशन की तरफ हम बढ़ें, बेहतर होगा हमारे लिए? पीस ही रास्ता है दोनों देशों के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अजय जी। देखिए, अभी हम दो फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान है, जहां अभी हमारे विदेश मंत्री होकर आए हैं। दूसरा चीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स को अगर आप देखें तो ब्रिक्स इसीलिए बना था कि जो वेस्टर्न ऑर्डर है, खासकर इकोनॉमिक ऑर्डर, उसको हम चैलेंज कर पाए। अगर चैलेंज नहीं भी करते हैं तो एक ऑल्टरनेटिव वेस्टर्न ऑर्डर जो डेवलप हो रहा था, उसको हम उसके सामने खड़े होकर दिखें। लेकिन यहां जो भारत और चीन, जो दो बड़े राज्य हैं अगर हम माने नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनके सामने जो तनातनी थी, और ये काफी दिनों से चला आ रहा है, और 50 के दशक से, लेकिन अभी जो हमारे जो संबंध थे वो खासकर बिगड़े थे इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और हमने देखा है किस तरह अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल करके रूस को स्ट्रैटेजिक डिफीट दिलाने की कोशिश की थी, किस तरह वो अपने प्रेजेंस बनाने के लिए, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाने के लिए वेस्ट एशिया को अस्थिर करके रखा है। कहीं हम चाहे अनचाहे हम उस ट्रैप में तो, अमेरिकन ट्रैप में तो नहीं फंस जाते अगर ये चलता रहता। तो इस मामले में ये जो डेवलपमेंट है, ये दोनों डेवलपमेंट मैं कहूंगा पाकिस्तान के साथ, जो भी हम जो आइस ब्रेकिंग या थॉ हुआ है उसको भी अगर देख लें तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पिछले 5 साल 6 साल में जो हमारे संबंध बिगड़े थे दोनों राज्यों के साथ। लेकिन साथ साथ ये भी समझना होगा कि ब्रिक्स का जो फोरम है वो रूस और चीन डोमिनेटेड है। तो अगर हम इनसे दोस्ती नहीं करें तो हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी वेस्ट के साथ काफी कम हो जाती है, और इसका हम खामियाजा भी भुगतते हैं। हाल में हमने देखा कनाडा के साथ, अभी हम अमेरिका के साथ देख रहे हैं कि हमारी जो तलखी है वो बढ़ रही है। और अगर हम इनके दोस्त ना बने या इनसे अच्छे संबंध बनाए तो हमें कॉर्नर कर दिया जाएगा। भारत ये बात बखूबी समझता है, और शायद ये प्रोवोकेशन भी है कि हमने और चीन ने ये अंडरस्टैंडिंग की है।
कि हम किसी तरह इनके शतरंज के पासे की तरह न हो जाएं। तो इसको अगर ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि भारत, चीन और रूस, हालांकि ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस अभी भी हैं, लेकिन ब्रिक्स का ये समिट, ब्रिक्स का ये फोरम एक बहुत बड़ी उपलब्धि लाएगा। और कहा यह भी जा रहा है, हालांकि ये अब विक्रम मिस्री ने बहुत क्लियर नहीं किया, कि हमारी बायलैटरल मीटिंग चीनी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की होगी कि नहीं। मुझे लग रहा है उसकी काफी संभावना है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जितने बड़े राज्य हैं, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, ये सारे चीन के साथ अपने संबंध बना के रखे हैं। एंथनी ब्लिंकन, पूरा जो अमेरिकी कैबिनेट है अगर देखेंगे इस साल, वो पूरा अमेरिकी कैबिनेट वहां गया था। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर होके आए हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग खुद फ्रांस गए थे। तो ऐसे में अगर दुनिया संबंध बिगाड़ने में नहीं लग रही है चीन, तो हम क्यों अपना संबंध बिगाड़ें? तो ये एक बहुत प्रैग्मेटिक मूव है, बहुत प्रैक्टिकल मूव है भारत का, जो उन्होंने आगे बढ़ाया है। और इसमें हमारा एम्फसिस होना चाहिए कि जितने भी आउटस्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर लिया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर वक्त रहा अमिताभ जी, तो मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा कि अगर 1972 भी हुआ तो उसके बैकग्राउंड में वही बॉर्डर डिस्प्यूट था और चीन ही बार बार कहता रहा था कि आप डिस्प्यूट खत्म कीजिए, मगर भारत उस वक्त दिलचस्पी नहीं ले रहा था और 1972 हुआ था। तो क्या वो खत्म होगा कि नहीं बॉर्डर डिस्प्यूट, या होगा तो कैसे होगा? मगर नीरज, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भले प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत लगातार दुनिया के हर मंच पे कह रहे हैं कि ये वक्त है युद्ध का नहीं बुद्ध का, और वो भारत दे सकता है, बुद्ध की शांति वाला संदेश दे रहा है, मगर क्या चीन पर हम भरोसा कर सकते हैं? जब नेहरू जी भरोसा कर रहे थे तो 1972 हो गया था, और उसके बाद इसका एक लंबा इतिहास रहा है। गलवान तक में हमने देखा है और हाल तक में अभी जो हम देख रहे हैं, कर सकते हैं भरोसा? देखिए अजय, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ। सबसे पहले तो जो 1962 का युद्ध, जो आपने 1962 का युद्ध, प्रोफेसर जो अमिताभ ने जो कहा, उससे वाकिफ रखता हूँ। इस वक्त जो भारत के जो संबंध है वो अमेरिका से और कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ठीक नहीं है। तो इस समय संबंध अच्छे नहीं है। तो ऐसे में भारत नहीं, एक साथ सारी कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जिनको सुपर पावर, इमर्जिंग सुपर पावर चाइना है, उनके साथ कन्फ्रंटेशन वाली पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, आना भी नहीं चाहिए। जब एक तरफ आप देख रहे हैं कि G7 कंट्रीज और या फाइव आइज जो अलायंस है वो आपके खिलाफ खड़ा हो रहा है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, जो पन्नू वाला केस है या खालिस्तानी टेररिस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, उससे जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आपका चीन के साथ आपका कन्फ्रंटेशन चल रहा है जो बॉर्डर एरियाज में चल रहा है। तो आप चाहेंगे नहीं कि सारी जो जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है वो आपके दुश्मन बन जाए, तो हम चाहेंगे नहीं। इसके लिए भारत ये चाहता था कि ये हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है रिजॉल्व हो। अभी ये टेम्परेरी रिजॉल्व है, ये परमानेंट रिजॉल्व नहीं है। हमारा तो 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, अक्सर चीन के पास है, और अरुणाचल प्रदेश में चीन की नजर रहती ही रहती है। तो वो एक बात है। चीन का क्या इंटरेस्ट है? चीन का इस वक्त ताइवान स्ट्रेट में, ताइवान को लेकर उनका कन्फ्रंटेशन चल रहा है। वहां पर जो 7th फ्लीट है अमेरिका की, वो आई हुई है वहां पर। तो चीन भी नहीं चाहता है कि भारत के साथ किसी तरह से कोई विवाद हो, बॉर्डर विवाद हो यहाँ पर, क्योंकि उसका फोकस पूरा का पूरा साउथ चाइना सी में है, इंडो पैसिफिक एरिया में है, ताइवान स्ट्रेट में है। कितनी बड़ी एक्सरसाइज उन्होंने की, जिसमें करीब 100-150 फाइटर जेट्स, युद्धपोत उन्होंने वहां पर उतार दिए ताइवान स्ट्रेट में घेराबंदी के लिए, ज्वाइंट स्वॉर्ड में। तो इसे वो चाहता नहीं, इसलिए चीन का भी इंटरेस्ट है, भारत का भी इंटरेस्ट है कि हम इस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। जो 4 साल से हमारी जो सेनाएं हैं, जो आईबॉल टू आईबॉल वहां खड़ी हुई है, 50-50 हजार सैनिक खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, वहां पर भी हमारे सैनिकों की बहुत बड़ी तैनाती हो रखी। और बिल्कुल ठीक कहा, हम चीन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। ये बहुत टेम्परेरी एक पहली शुरुआत मान सकते हैं हम लोग कि हम लोग एक विवाद को सुलझाने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें 2020 से जुड़े हुए विवादित इलाके और 2013 और 2008 की विवादित मुद्दों को हमने सुलझाने की कोशिश की है। और बिल्कुल ये आप मान के चलिए कि ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग जो है, मुलाकात होने जा रही है। इसकी घोषणा अनाउंसमेंट नहीं करते, क्योंकि चीन कभी अनाउंसमेंट पहले से नहीं करता है, वो उसी वक्त होगी, ब्रिक्स समिट के दौरान ही होगी। एब्सोल्युटली। तो जो नीरज कह रहे हैं प्रोफेसर सिंह, उससे क्या हम इतना क्लू ले सकते हैं, या आप हमें ये बता सकते हैं कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से दोनों देश लगातार एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं पिछले कई दशक से, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं, या उसका क्या आपको कोई ब्लूप्रिंट अभी नजर आ रहा है? क्या गुंजाइश, कोई संभावना
नजर आ रही है? देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। अगर आप देखें 1962 से अब तक हम देखेंगे तो चाइना से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे। कुछ सालों तक हमने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, संबंध नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो पाए। ये 2020 की जो घटना है उस पर हमने अपनी घड़ी की सुई वापस की, यानी हम 2020 वाली स्थिति में आए हैं। अभी भी हम 1948 जब चीन स्वतंत्र हुआ था या चीन कम्युनिस्ट कंट्री बना था, वो वाली स्थिति अभी तक आई नहीं। और उसके कई सारे लेयर्स हैं। अगर आप देखें तो पिछले 70 साल में कई सारे उसमें लेयर्स, उसमें दलाई लामा है, उसमें 62 का युद्ध है, उसमें चीन पाकिस्तान संबंध है, उसमें अमेरिका चीन रिलेशनशिप है। तो ये सारे चीज को देखकर अगर आप पूरा मुआयना करेंगे तो हम वैसी स्थिति में फिलहाल पहुंचने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि 2020 की जो घटना हुई थी गलवान घाटी की, वो एक बहुत बड़ा लो था 1962 के बाद जो आया था। और उसके चलते हमारे संबंध बिगड़े थे। चीन को लोग पहचानने लगे थे कि एग्रेसिव स्टेट होता जा रहा है। और कई मामलों में भारत ने अपना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया। जैसे क्वाड का ही एग्जांपल ले लें आप। क्वाड को कहते थे चीन के खिलाफ ये एशियन नेटो बनेगा। भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध इस सेंस में किया कि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह जो सिक्योरिटी अलायंस है उसका वो पार्ट बने। तो भारत इस रिस्ट्रेंट के चलते, और भारत ने कभी भी अपने स्टेक्स जो है, जो अमेरिका चाहता था कि वो हेज बने चाइना के अगेंस्ट, उसको उसने होने नहीं दिया। यानी हमने ये बहुत क्लियर कर दिया। और विदेश मंत्री जयशंकर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे लगता है 1-1.5 महीना पहले, उन्होंने कहा, बहुत क्लियर कहा, ये भारत चीन का संबंध है, हम आपस में ही सुलझा लेंगे। और इसकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो भी शुरू हो गई थी। श्री जयशंकर ने 1 महीने पहले कहा था कि 75% जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, यानी 2020 के आसपास का जो इशू था, उस पर हमारे अग्रीमेंट हो गए हैं। यानी अब तक जो भी हुआ, और ये सब जानते थे कि मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग तो अच्छी है और ये हो भी रही थी, बॉर्डर्स को डिफाइन किया जाए जी। लेकिन ये सब जानते थे कि ये पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली ही सेटल करना होगा। ये फौज के और चीन के और भारत के फौज के बस के बाहर है, या सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के बस के बाहर है। तो पॉलिटिकल विल वर्तमान सरकार ने दिखाया उस 2020 की घटना को वापस लाने के लिए। अब एक माहौल तो बना है। हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं अजय जी। अगर आप देखेंगे तो वो सिक्किम वाला भी इंसिडेंट है, सॉरी भूटान वाला भी इंसिडेंट है, जब वो ट्राई जंक्शन पे वो एनेक्स करना चाहते थे और भूटान जो है सो ये जी, तो वो सारा इससे जुड़ा हुआ दलाई लामा का एक बहुत बड़ा इशू है, उसको कैसे सेटल करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो अब तक, और हमारे अपने कंप्लेंट्स भी हैं। इन्होंने अब तक मसूद अजहर को टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर करने दिया और ये सालों साल चला आ रहा है। तो हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो रहेंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी है कि जो रिजॉल्व भारत सरकार ने दिखाया है इस इशू को सेटल करने में, उसमें एक बहुत बड़ी तेजी आएगी। और ये कहना कि अगर हम 1948 की स्थिति में वापस चले जाएंगे, वो भी थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ये धीरे धीरे ही संबंध सुधरेंगे। लेकिन ये अच्छा है कि हमारे संबंध अब सुधरने लगे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो है आप जो कह रहे हैं कि बेशक हम चीन पे अभी आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते। लब्बो लुबाब आप दोनों की बातों से मैं समझ पा रहा हूं कि आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हालात वो बनते नजर आ रहे हैं। जो दशकों पुराना विवाद जो रहा है वो, और जितने भी मौजूदा विवाद हैं उसको सुलझाने की तरफ दोनों देश बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये एक शुभ शुरुआत हम जरूर कह सकते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, नीरज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम्स से जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में लौटते हैं तो फिर जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो सीनियर अब्दुल्ला साहब ने कहा है पाकिस्तान को लेकर के, वो क्या है और उसके क्या मायने हैं, और पॉल्यूशन से हमें कौन बचाएगा। बने रहिए हमारे साथ।